नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका। आप सबके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम प्रेप लेखनी से जीतेंगे। हम समास पढ़ा रहे थे और समास के पिछली कक्षाओं में हमने आप लोगों को बताया था कि कर्मधारय समास क्या होता है, विशेषण विशेष्य क्या होते हैं, उपमेय उपमान के बारे में हमने बताया था। और ये भी हमने कहा था कि अलंकार में उपमेय उपमान की बहुत आवश्यकता पड़ेगी आप लोगों को, है। तो आज आगे चलते हैं समास की ही श्रेणी में। द्विगु समास के बारे में बताएंगे और द्वंद्व समास के बारे में बताएंगे। देखिए, लग आपको रहा होगा कि धीरे धीरे चल रहे हैं, बहुत आराम आराम से चल रहे हैं और बहुत ही रिलैक्स मोड में हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है। धीरे धीरे और रिलैक्स मोड में होने का मकसद सिर्फ इतना है कि आप चीज़ों को अच्छे से सीख जाएं, आपके दिमाग में चीज़ें अच्छे से बैठ जाएं, है ना। तो चर्चा करते हैं, सीधे इधर उधर की बात न करते हुए हम आते हैं अपने द्विगु समास में। ठीक है, द्विगु समास में लिखा हुआ है जिस समस्त पद का पूर्व पद संख्यावाची हो। अब आप अगर जो 10th क्लास में 12th क्लास में हिंदी से पढ़ के आए होंगे तो आपको इतनी बात पता हो गई होगी कि द्विगु मतलब संख्या, यानी पहले अगर संख्या है और बाद में कुछ भी हो, ठीक है, और संख्या विशेषण होती है, ये तो ऐसी बात है। लिखा हुआ है जिस समस्त पद का पूर्व पद संख्यावाची विशेषण हो और उत्तर पद प्रधान हो। ठीक है, इसमें अपवाद है, अपवाद मैं आपको सबसे लास्ट में बताऊंगा। ठीक है, उत्तर पद प्रधान हो। अब देखो, उत्तर पद प्रधान है, सीधी सी बात है, तो इसे तत्पुरुष का भेद कहा गया है, लेकिन इसको हम लोग अलग से पढ़ रहे हैं। ठीक है तत्पुरुष के अंतर्गत ही। अगर आपसे पूछा जाए तो आप ये बता सकते हैं। हमने बताया था क्यों तत्पुरुष का भेद कहा गया, क्योंकि उत्तर पद प्रधान इसमें भी है, कर्मधारय में भी उत्तर पद प्रधान है, न्याय तत्पुरुष में भी उत्तर पद प्रधान होता है, और तत्पुरुष के जितने भी कारक वाले होते हैं उसमें भी उत्तर पद प्रधान होता है। सब में जब उत्तर पद प्रधान होता है तो इसीलिए इसको जो है क्या कहा गया है कि ये तत्पुरुष का भेद है, ऐसा संस्कृत में बोला गया है। ठीक है, हिंदी में बहुत सारे विद्वान हमारे इसको अलग मानते हैं, बहुत सारे विद्वान इसके अंतर्गत मानते हैं। तो चलिए चर्चा करते हैं। ठीक है, कहा गया पहला पद संख्यावाची। देखो लिखा हुआ सप्त, सप्त का मतलब क्या होता है, 7, और सिंधु क्या है, एक जगह का नाम। ठीक है, तो ये क्या है, 7 सिंधुओं का समूह। ठीक है, सिंधु का समूह। ठीक है, अब समूह अभी समझ लीजिए। अब जब जब आप इसका विग्रह करेंगे तो समूह या समाहार ऐसी चीजें आपको मिलेंगी। जैसे लिखा हुआ दोपहर, यानी दो पहरों का समूह। दोपहर किसको कहते हैं, दोपहर, यानी एक पूर्व में निकल गया और एक बाद में निकल गया, दो पहरों का समूह। ठीक है, पहर एक टाइम, पर्टिकुलर टाइम होता है जिसको पहर कहा जाता है। कहा जाता है ना कि भोर के पहर, ठीक है, प्रातः काल जिसको कहते हैं भोर के पहर, दोपहर दोपहर के बाद का समय। ठीक है, अपराह्न पूर्वाह्न जो होते हैं, तो दोपहर वही कहा जाता है, अपराह्न और पूर्वाह्न के बीच का समय क्या हो गया, समूह। ठीक है, चौराहा यानी 4 राहों का समूह। देखो हर चीज में एक आ रहा है, 4 राहों का समूह। ठीक है, फिर लिखा हुआ त्रिलोक, यानी क्या हो गया, 3 लोकों का समूह, 3 लोकों का समूह। नवरात्रि, नवरात्रों का समूह, नवरात्रों का समूह। ठीक है, नवरात्रि इसीलिए कहा गया है, नव दुर्गा। ठीक है, सप्तऋषि, देखो सप्तऋषि ये क्या हो गया, सप्त यानी 7 ऋषियों का समूह, ऋषियों का समूह। ठीक है, फिर कहा गया पंचमढ़ी, यानी 5 मढ़ियों का समूह, 5 मढ़ियों का समूह। ठीक है, यहां तक बातें क्लियर। अब देखो हर चीज में एक चीज समझ निकल के आ रही है, वो क्या, वो समूह की बात कर रहे हैं किसी भी चीज की। और दूसरी चीज ये निकल के आ रही है कि जो आपका समस्त पद है उसका पहला वाला पद सब जगह संख्या है। सप्त, 2, चौ यानी 4, त्रि मतलब 3, 9 मतलब 9, 10 में से 1 कम, 9 कितना, 10 में से 1 कम। सप्त, सप्त का मतलब 7। ठीक है, पंच, पंच का मतलब 5। संकस से ये जो है क्या है, लिए गए हैं। सप्ताह, यानी सप्ताह को क्या लिखेंगे, 7 दिनों का समूह, दिनों का समूह। सप्ताह ये तो होता भैया, ये 7 दिन है तो उसको क्या कहेंगे, सप्ताह।
ठीक है। त्रिकोण यानी 3 कोणों का समूह। कितने कोण? 3 कोणों का समूह। तिरंगा, तिरंगा मतलब 3 रंगों का समूह, अर्थात क्या? हमारा झंडा, राष्ट्रीय ध्वज, 3 रंगों का समूह, ठीक है। शताब्दी यानी 100 वर्षों का समूह, 100 वर्षों का समूह। आब्दी मतलब वर्ष होते हैं, ठीक है। पंचवटी, 5 वटों का समूह, 5 वट मतलब वट वृक्ष होते हैं, 5 वट वृक्ष हो जाए तो उसको पंचवटी कह सकते हैं हम लोग, है ना। देखो हम आपको फिर से बताते चलते हैं, बहुत साधारण सी बात है, बहुत छोटी सी चीज है कि जहां पर समस्त पद है उस समस्त पद का पहला जो पूर्व पद है वो क्या हो? संख्यावाची हो जाए, और वो संख्यावाची हो गया तो आपका कौन सा समास होगा? द्विगु समास हो गया। इससे सरल सभी समासों में कोई समास है ही नहीं, ठीक है। इसमें मतलब पढ़ने जैसा कुछ लग रहा है आप लोगों को? हमको तो नहीं लग रहा कि ये पढ़ने जैसा कुछ है, इसमें कुछ याद करने जैसा है या सीखने जैसा कुछ है। बस दिमाग में एक चीज बैठा लो, यानी पूर्व पद आपका क्या? संख्यावाची हो जाए, संख्याएं आ जाए तो वो क्या हो गया? आपका द्विगु समास हो गया, ठीक। पढ़ने जैसा कुछ है ही नहीं, इससे सरल कुछ हो भी नहीं सकता, ठीक है। समास में इससे ज्यादा सरल कुछ भी नहीं हो सकता है। चलिए आगे चलते हैं, द्वंद्व समास की हम बात करते हैं। द्वंद्व समास में थोड़ा सा सिर्फ जानने की जरूरत है, बाकी कुछ भी जरूरत नहीं। द्वंद्व और द्विगु दोनों अलग अलग होते हैं, जिसमें ई की मात्रा वो द्विगु हो गया, द्वंद्व में कुछ कोई मात्रा नहीं, ठीक है। द्विगु, द्वि का मतलब 2, तो यानी वो संख्यावाची हो गया। द्वंद्व, द्वंद्व का मतलब युद्ध हो रहा है एक दूसरे में, आपस में लड़ाइयां लड़ रहे हैं, यानी एक दूसरे के विरोधी भी हो सकते हैं, एक दूसरे के पक्ष में भी हो सकते हैं, तो वो दोनों चीजें द्वंद्व हो रहा है, उनमें आपस में द्वंद्व हो रहा है। तो अब समझ लो कि द्वंद्व में संख्या वाला नहीं आएगा, ठीक है। और द्विगु में द्वि का मतलब 2 होता है, ठीक है। तो आप इतना ध्यान रखें, जब भी संख्यावाची की बात करें तो ये द्विगु हो जाएगा, यानी 2 वाला, ठीक है। और जहां पर आपसे संख्या की कोई बात ना करे, द्वंद्व की बात करें, ठीक है, यह तो वहां पर कौन सा हो जाएगा? आपका द्वंद्व समास हो जाएगा। कैसे द्वंद्व की बात करें? लिखा हुआ जिस समस्त पद के दोनों पद प्रधान होते हैं। अब बात समझ लो, द्वंद्व यहीं शुरू हो गया ना, कोई अपने आप को कमतर समझना ही नहीं चाहेगा, ठीक है। यानी दोनों लोग कहते हैं कि मैं, वो कहता है नहीं मैं, यानी मैं प्रथम, मैं प्रथम, तो वहां पर क्या हो गया? द्वंद्व हो गया, ठीक है। कह रहा जिस समस्त पद के दोनों पद प्रधान हो तथा विग्रह करने पर क्या क्या आए? और आ जाए विग्रह करने पर, अथवा आ जाए, या आ जाए, एवं आ जाए, लगता है तो वहां पर कौन सा हो जाता है? द्वंद्व समास हो जाता है। और मुख्य चीज ये होती है कि जो समस्त पद होता है उसके पूर्व और उत्तर पद दोनों के बीच में योजक चिन्ह, हाइफन कहते हैं अंग्रेजी में इसको, कौन सा चिन्ह? योजक चिन्ह लगता है, ठीक है। ये वाला डैश नहीं है ये, ठीक है, बीच में लगा होता है, इसको योजक चिन्ह कहा जाता है। इसको डैश अलग होता है, डैश थोड़ा लंबा होता है इससे। हमने जब चिन्ह पढ़ाए आप लोगों को, हिंदी के जो प्रतीकात्मक चिन्ह हैं उनके बारे में हमने आपसे एक वीडियो बनाया है, उस पर हमने चर्चा की, उस पर आप देखेंगे जाके, लिंक में मिल जाएगा आपको, ठीक है। आपकी प्लेलिस्ट में पड़ा है, लिंक में मिल जाएगा, आप आसानी से उसे देख सकते हैं। तो उसमें सारे चिन्हों के बारे में हमने चर्चा की है, तो उसमें हाइफन के बारे में यानी योजक चिन्ह के बारे में भी चर्चा की। जानना जरूरी है ये होता क्या है, यानी नदी नाले। अब देखो यहाँ पे, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? नदी और नाले। कोई शक, किसी को कोई गम नहीं होना चाहिए, है ना। हम अपनी क्लास में बताते हैं, बेगम के साथ रहिए आप लोग, ठीक है। आप लोग बेगम के साथ रहिए, मतलब बिना गम के साथ। बेगम वो आप उर्दू वाला बेगम मत समझ लीजिएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज को। पाप और पुण्य, ठीक है, क्या होता है? पाप और पुण्य, ठीक है। दुख, सुख और दुख कहा जाता है, सुख और दुख, ठीक है। गुण और दोष क्या कहा जाता है? गुण और दोष, ठीक है। कहा जाता है देश और विदेश, ठीक है। आगे
और नहीं, हाँ आगे और पीछे, आगे और पीछे, ठीक है। ऊंच या नीच, ठीक है, ऊंच या नीच, ठीक दिखाई पड़ रहा है आप लोगों को? किसी प्रकार की कोई समस्या तो नहीं हो रही है ना? देखते चलिएगा। राजा और प्रजा क्या क्या होता है? राजा और प्रजा, ठीक है, यहां तक बातें क्लियर है? राजा और प्रजा, ठीक है। नर और नारी, नर और नारी, खरा या खोटा, ठीक है, खरा या खोटा। कहते नहीं खरा सोना है, कहते नहीं खोटा है, तो खरा सोना है या खोटा सोना है, ठीक है। राधा और कृष्ण, राधा और कृष्ण, ठंडा या गरम, भाई कहते नहीं ठंडा लेंगे या गरम, तो कहा जाता है ठंडा या गरम। छल और कपट, अपना और पराया, अपना और पराया, ठीक है। तो यहां तक सारी बातें थी, हमने आपको बताया है। एक सरसरी निगाह में एक जो है बहुत स्पीड से, बहुत ही जो है क्या कहेंगे उसको, बहुत ही तेजी से, ठीक है, धारा प्रवाह में हम आप लोगों को फिर से रिपीट करते हैं। द्विगु समास, द्विगु, द्वि का मतलब दो, दो का मतलब संख्या, और जिसमें संख्या आ जाए वो कौन सा समास? द्विगु समास। यानी सप्त सिंधु, 7 सिंधुओं का समूह, दोपहर, दोपहरों का समूह, ठीक है, चौराहा, 4 राहों का समूह, त्रिलोक। अच्छा एक चीज और ध्यान दीजिएगा, हमने आपको बताया है कि यहाँ पे लिखा जा सकता है 7 सिंधुओं का समाहार, ठीक है। तो समाहार से कंफ्यूज मत होइएगा भाई साहब, ठीक है, वो क्या है? यही है द्विगु समास। समाहार का मतलब समूह ही होता है। चौराहा, त्रिलोक, 3 लोकों का समूह, चौराहा 4 राहों का समूह, नवरात्रि, 9 रातों का समूह, सप्तऋषि, 7 ऋषियों का समूह, ठीक है। पंचमढ़ी, 5 मढ़ियों का समूह, ठीक है, समूह, या ये भी कह सकते हैं 5 मढ़ियों का समाहार। सप्ताह, 7 दिनों का समूह, ठीक है। त्रिकोण, 3 कोणों का समूह। तिरंगा, 3 रंगों का समूह। 100 वर्षों का समूह, 5 वटों का समूह। शताब्दी जो होता है 100 वर्षों का, अब्दी का मतलब वर्ष होते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा इन सब चीजों को। तो जहां पर संख्या आ जाएगी वहां पे द्विगु यानी द्विगु, द्वि का मतलब 2, ठीक है, द्विगु वही बात हो गई। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, ये थोड़ा सा आपको बता रहे हैं, याद रखने का एक प्रयास करवा रहे हैं, ठीक है। और जहां पर द्वंद्व हो जाए, द्वंद्व का मतलब पूर्व पद और उत्तर पद दोनों जो है प्रधान हो जाए, तो वहां पर क्या हो जाता है? वहां पे द्वंद्व समास हो जाता है। और कहा गया है कि बीच में योजक चिन्ह लगा होना चाहिए। रात दिन भी इसमें हमने लिखा नहीं, रात दिन भी आपका कौन सा समास होता है? आपका द्वंद्व समास होता है, ठीक है। नदी नाले, नदी और नाले, पाप पुण्य, पाप और पुण्य, सुख दुख, सुख और दुख, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इन सब चीजों को। गुण दोष, गुण दोष, देश विदेश, देश और विदेश, आगे पीछे, आगे और पीछे, ऊंच नीच, ऊंच और नीच, ऊंच या नीच, ना कि और, ठीक है। राजा प्रजा, राजा और प्रजा, नर नारी, नर और नारी, खरा खोटा, खरा या खोटा, राधा कृष्ण, राधा और कृष्ण, ठंडा गरम, ठंडा या गरम, छल कपट, छल और कपट, अपना पराया, अपना और पराया, ठीक है। याद रहेगा आप लोगों को, जहां पे द्वंद्व हो रहा है यानी दोनों पद प्रधान हो रहे हैं वहां पर द्वंद्व समास हो जाएगा। द्वंद्व का मतलब आप समझ रहे हैं ना, द्वंद्व का मतलब युद्ध कह सकते हो, या लड़ाई कह सकते हो, या एक दूसरे के विरोधाभास कह सकते हो, या ये कह लो कि कोई किसी से कम नहीं समझना चाहता, वो चीजें द्वंद्व में आ जाती है, ठीक है। तो इतनी चीजें क्लियर है यहां तक। समास के हम लोग आखिरी पड़ाव पर पहुंच गए हैं। ये इसके बाद में बहुब्रीहि बचता है,
ठीक है, उपपद बचेगा भी आपका, लुप्त पद बचेगा, अलुक तत्पुरुष बचेगा। अलुक तत्पुरुष, उपपद और लुप्त पद ये बहुत छोटे छोटे हैं, ठीक है, इनको जल्दी से जल्दी हम खत्म करने का प्रयास करेंगे या एक वीडियो में हम इनको समाप्त कर देंगे आप लोगों के लिए, ठीक है। इसके बाद में हम अगली चर्चा या तो छंदों की करेंगे, ठीक है, छंद कैसे गिने जाते हैं, अब छंद होते कौन कौन से हैं, किसमें कितनी मात्राएं होती हैं, मात्राएं कैसे गिनी जाती हैं। सर्वप्रथम ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि मात्राएं कैसे गिनी जाती हैं और कैसे उनका जो है अंकन किया जाएगा कि किस शब्द में या किस उसमें अक्षर में कौन सी मात्रा है। जैसे यहाँ 5 लिखा हुआ है, ठीक है, ये तो खैर आसान है। अब जैसे सप्त लिखा हुआ है, ठीक है, अब सप्त में ता के साथ पा आधा लगा हुआ है, तो पा की मात्रा काउंट होगी कि नहीं होगी, उसको गिना जाएगा कि नहीं गिना जाएगा। फिर इसके बाद में हम लोग अलंकारों पे भी चर्चा करेंगे, ठीक है, और इसमें अभी आप लोगों को और क्या सीखना है, छोटे छोटी चीज़ें हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण है, ऐसी चीज़ों पर भी चर्चा करेंगे। छोटे छोटे वीडियोस बनेंगे, आराम से आप लोग देखते रहिएगा, आराम से आप लोग सीखते रहिएगा। किसी भी तरीके की कोई समस्या हो तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। आप लोगों का प्यार, स्नेह, दुलार झौवा भर भर के मिल रहा है हमको, ठीक है। आप मान लीजिए कि आप सोच नहीं सकते हैं कि मैं कितना जो है खुश हो गया हूँ, गदगद हो गया हूँ। अपनी भाषा में, अपनी अवधि जो है भाषा में कहें तो हम गदगद हो रहे हैं इस समय। बहुत बढ़िया आप लोग हमें जो है स्नेह दे रहे हैं, बहुत प्यार दे रहे हैं। ऐसे ही आप अपना प्यार, दुलार और स्नेह हमारे और आपके अपने चैनल को देते रहिएगा। एग्जाम प्रेप लेखनी से जीतेंगे। अगले वीडियो में हम आपसे फिर जल्दी से जल्दी मुलाकात करेंगे और तब तक के लिए धन्यवाद।